बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th का ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाएंगे। और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसको आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ये याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और इसके बाद जो है आपका इसी में फार्मूला बनाना है वो बताएंगे। फिर डाल्टन्स लॉ भी बताएंगे इसी में, और आयंस के विषय में भी इसी में चर्चा करेंगे। तो एक एक टॉपिक करके चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो टेक्स प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। ध्यान से दुनिया लिखे हैं, द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। केमिकल रिएक्शन जो होता है वह सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और इन्हीं लॉ को दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्हीं लॉज को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होता है ये जो है आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे, यानी ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है दीज लॉ आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये लॉ किस पे आधारित होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे आधारित होते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कई ठो हैं कि आपके सिलेबस में केवल यही 2 ही दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट आर डिफरेंट प्रोपोर्शंस। यही 2 लॉ दिया है ना। अभी आगे हायर क्लासेस में आपको और बताया जाएगा। तो आपके सिलेबस में यही 2 है, इसलिए इन्हीं दोनों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, मैंने यहाँ कह दिया है कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो इसमें स्टेटमेंट में हम कोई भी करेक्शन नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। हम जैसे भी किताब में दिया हुआ वैसे हमको इसको लर्न करना है। तो आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था ये एंटोनी लेवाजियर। लेवाजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवाजियर। याद रखिएगा, लेवाजियर जो है इन्हीं को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इन्हीं को कहा जाता है। लेवाजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इस लॉ के 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। पहला स्टेटमेंट आपका यहीं से उठाइएगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये आपका स्टेटमेंट है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी मास को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी मास क्या होता है? कंजर्व रहता है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट याद हो गया होगा। चलिए, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ये है, कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वह हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये भी कह सकते हैं। तो उसको स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आप दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये दूसरा स्टेटमेंट है। आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। तो चलिए, आप ऐसे भी याद रखिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
ये तो था आपका स्टेटमेंट। अब इसका मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। देखिए केमिकल रिएक्शन है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो रहा है। देखिए कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक मास 14 होता है, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ना। तो देखिए कैल्शियम का 14, कार्बन का 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम, 100 है। इसी तरह से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट में कौन है, ये है कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा 100। देख रहे हैं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या है, बराबर है। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है इसका एक तरह से एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका स्टेटमेंट था और ये आपका क्या था, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम आपको और लेकर के बताते हैं। तो अभी देखिएगा ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ा रहे थे, तो उसका एक दूसरा एग्जाम्पल कह रहे थे, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एग्जाम्पल याद रखिए, C+O2, ये ऐसे याद रखिए, क्या बन जाता है CO2। ये तो सिंपल है, आप याद रखिए। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को याद करिए जिससे कि आपको याद रहे। जैसे अब इसका है आपका रिएक्टेंट है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कितना, कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ये आपका ऑक्सीजन का क्या 2 इंटू 16, कितना होगा 32 यानी 44, ये 44 ग्राम है। अच्छा अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए। टोटल मास ऑफ ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन का भी वही होगा कार्बन का 12 होगा ना, कार्बन का क्या होगा ये 12 होगा भाई, CO2 है ना, CO2 है तो कार्बन का 12 हो गया प्लस 2 इंटू 16 माने 12 प्लस 32 44 है कि नहीं। देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा एग्जांपल हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। देखिए ये आपका है दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दूसरा लॉ है। देखिए इसको दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट, प्राउस्ट ने इसको दिया था, याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डिफिनिट एंड कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा, यही लिखना है आपको। मैंने पहले ही बताया था कि ये लॉ सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डिफिनिट एंड कांस्टेंट। हमेशा डिफिनिट होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये देखिए जैसे एग्जांपल है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा 1:8 होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर को किसी भी सोर्स से मिलाया जाए उसमें हमेशा अगर रेशियो देखा जाएगा तो ये आपका मास का यही रेशियो होगा 1:8। तो ये आपका है। अब जैसे अगर इसमें एक देखिए क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसका फार्मूला याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज अगर कंपाउंड में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे उस एलिमेंट का मास,
और मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मास, और उसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। देखिए आपका एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, वो तो पढ़ा चुके हैं दोनों लॉ, अब उसी पे क्वेश्चंस कुछ कर लिया जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। देखिए ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, कितना है 5.3 ग्राम, रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, यानी 6 ग्राम ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि द प्रोडक्ट्स वेयर, क्या क्या प्रोडक्ट उसके होंगे, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2.2 ग्राम है ना, और 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम वाटर दिया, और क्या दिया 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट, माने 8.2 ग्राम ये मिला है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल है किसका ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपके एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछ सकता है, तो कैसे इसको करेंगे। देखिए रिएक्टेंट ये आपका क्या है, ये पूरा ये आपका इधर का क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स है ना, और इधर का ये जो पूरा पार्ट बन रहा है ये आपका क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट्स है ना। तो हम जानते हैं कि क्या, पहले आप निकालिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आएगा भाई, 5.3 ग्राम ये है, और प्लस 6 ये क्या होगा 11.3 ग्राम, ये रिएक्टेंट का टोटल मास आ रहा है। और निकाल लीजिएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है भाई 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, इसको कैलकुलेट करिए, ये भी 11.3 ग्राम आ रहा है। देख रहे हैं ना, चूंकि इस एग्जाम्पल में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है ना। तो अब आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कर रहा है ना। क्या क्यों कर रहा है भाई, इसका रिएक्टेंट का मास निकाल लीजिए 11.3 ग्राम आएगा, प्रोडक्ट का टोटल मास निकालिए वो भी 11.3 ग्राम आया, चूंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए जो है ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कर रहा है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये पहला तो मैंने कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, दूसरा क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, तो देखिए क्वेश्चंस के अनुसार में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना ऑक्सीजन 8 ग्राम, इसलिए 3 तो कितना होगा 24 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तीसरा न्यूमेरिकल्स है, ये एक 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरान
was found to be analyzed to contain इतना ग्राम बोरान है, इतना ग्राम ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय ऑफ वेट। यानी इसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो आपको मैंने फार्मूला भी बताया था, परसेंटेज ऑफ बोरान इज इक्वल टू मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये आप रख देंगे। बोरान का देखिए इतना दिया हुआ है ये वैल्यू, और ये आपका कंपाउंड का ये वैल्यू इनटू 100 करेंगे, लगभग ये आप 40 आएगा, कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो ऑक्सीजन का मास ये ऊपर है, ये कंपाउंड का इनटू 100 करेंगे, ये 60% आएगा। तो ये आपका, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो इस प्रकार आपका इस लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने पूरी तरह से कंप्लीट किया। उस पर आधारित 2-3 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको करवा दिया। तो बच्चों आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद अपने फ्रेंड के साथ आप जो है शेयर भी करिए, और आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।